नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बेहतरीन क्लास में। आज इस लेक्चर में हम मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच कॉकरोच की आकारिकी और शारीरिकी विषय में आज इस लेक्चर के अंतर्गत हम बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने जो एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11 का चैप्टर शुरू किया था, उसका नाम था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में संरचनात्मक संगठन, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो था आपका एनिमल टिश्यू और एक हमने फ्रॉग और एक था आपका कॉकरोच। तो यहाँ पर हमने एनिमल टिश्यू के विषय में डिटेल से बात कर ली थी, फ्रॉग के बारे में हमने डिटेल से बात कर ली थी पिछली क्लास में। आज हम कॉकरोच के विषय में डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो एनसीईआरटी से न्यू एनसीईआरटी में तो ये हटा दिया, लेकिन आपके नीट के सिलेबस में ये टॉपिक वो दे रखा है। तो यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से जरूर बनते हैं। मेंढक वाले से 1 से 2 क्वेश्चन और एनिमल टिश्यू वाला बहुत ही कम पोर्शन आपके एनसीईआरटी में दे रखा, तो वहां से भी ऐसा मानिए आपके 3 से 4 क्वेश्चन इस कंप्लीट चैप्टर से आपके बनने वाले हैं। और फ्रॉग से पूछ सकता है या 1 या 2 क्वेश्चन, कॉकरोच से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फ्रॉग वाला आपको मुख्य रूप से फोकस करना है और एक कॉकरोच वाला, इनसे ही आपके क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो वन शॉट लेक्चर सीरीज थी हमारी, जिसके अंतर्गत हमने कुछ पोर्शन कल देख लिया था। आज की इस लेक्चर में हम कॉकरोच की आकारिकी, यानी कि बाहर से देखने पर हमें कौन कौन सी विशेषताएं नजर आती है और शारीरिकी, उनके आंतरिक अंगों की संरचना कैसी है, उनके बारे में आज इस लेक्चर के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो पहला तो देखिए मॉर्फोलॉजी होती क्या है। मॉर्फोलॉजी, हम मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, तो मॉर्फोलॉजी का तो पता होना चाहिए कि जीवों की बाहरी विशेषताओं का अध्ययन क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। जैसे हम बाहर से किसी व्यक्ति किसी एक महिला को देखते हैं, एक पुरुष को देखते हैं, तो उसमें हम बाहर से क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं, क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं, तो वो मॉर्फोलॉजी हो जाएगा। शारीरिकी की हम बात करें तो उनके जो आंतरिक अंग हैं, उन आंतरिक अंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं, शारीरिकी कहते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। कॉकरोच की हम बात करें तो कॉकरोच है, इसका साइंटिफिक नेम है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। रात्रिचर प्राणी है, मतलब रात्रि के समय निकलता है ज्यादातर ये, और सर्वाहारी है। घास मतलब कीड़े मकोड़े भी खा सकता है और घास फूस भी बोल सकते हैं, या फिर जो अन्य जो पादपों से हमें चीजें प्राप्त होती है तो वो भी खा सकता है। नम स्थानों में ज्यादातर पाए जाते हैं। इसका रंग की हम बात करें तो भूरा और काला रंग होता है, भूरा और काला रंग। कई ऐसे स्थान है जहां पर भूरा देखने को मिल सकता है, कई ऐसे स्थान जहां पर काला देखने को मिलता है। जैसे जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ट्रॉपिकल रीजन जो है, वहां पर चमकीले रंग के हो सकते हैं, पीले रंग के हो सकते हैं, लाल और हरे रंग के तिलचट्टे या कॉकरोच वहां पर पाए जा सकते हैं। देखिए इनका सिस्टमेटिक पोजीशन है, ये भी पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका फाइलम कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है, आर्थ्रोपोडा। ये हमारे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, इसे कीट वर्ग भी कह सकते हैं, क्योंकि जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं इसके अंदर। इसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें वो एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में बता दी थी। क्लास क्या है, इंसेक्टा, जीनस पेरिप्लेनेटा और स्पीसीज है अमेरिकाना। तो ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन भी याद रख लेना। आकार की हम बात करें तो ये 1/4 इंच से 3 इंच तक इसकी लंबाई या आकार हो सकता है, या फिर सेमी की हम बात करें तो 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। ये इसकी देखिए मॉर्फोलॉजी हम बात करें तो स्ट्रक्चर ये होती है, एक्सटर्नल फीचर। एक बार देख लेते हैं। जो आपका कॉकरोच होता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से, एक तो हेड होता है, ठीक है, और एक हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ ठीक है। एक तो हेड होता है और एक होता है आपका थोरेक्स, और एक हो जाएगा आपका अब्डोमन। हेड मतलब सिर, हिंदी में हम बात करें तो सिर हो जाएगा। थोरेक्स मतलब वक्ष बोल सकते हैं इसे, और अब्डोमन मतलब पेट या उदर, ठीक है। ये 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो भाग आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा हेड। ये जो भाग है यहां से लेकर के यहां तक का भाग आपका हेड हो जाएगा। फिर ये आपका यहां से लेकर के इस वाले भाग से लेकर के यहां तक, ये बीच का भाग,
ये आपका थोरेक्स हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो भाग है ये कौन सा हो जाएगा, थोरेक्स हो जाएगा। थोरेक्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये आगे वाला ये जो भाग है ये मेसोथोरेक्स, एक मिनट सॉरी एक मिनट ना, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे ये जो आगे वाला ये जो पार्ट है ये आपका हेड हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक, ये देखिए यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है ये थोरेक्स कहलाता है। ठीक है, थोरेक्स, और थोरेक्स 3 पार्ट्स में बटा होता है। ये जो आगे वाला पार्ट है ये तो प्रोनोटम या प्रोथोरेक्स कह सकते हैं इसे, और ये जो पार्ट है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो पार्ट है ये वाला, ये आपको एरो लगा करके दिखाया भी गया है, ये पार्ट आपका मेसोथोरेक्स कहलाता है। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये। ठीक है, और इसके नीचे से ये वाला जो पार्ट है ये देखिए एरो लगा के दिखाया, ये भी, ये आपका मेटाथोरेक्स कहलाता है। प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स 3 पार्ट्स हो गए इसके। ठीक है, और इसके बाद में ये जो खंड आपको नजर आ रहे होंगे अलग अलग खंडों में डिवाइड होता है, ये भाग कहलाता है आपका अब्डोमेन कहलाता है, यानी कि उदर कहलाता है। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी की, हेड वाला जो पार्ट होता है ना, इस हेड वाले पार्ट में दोनों तरफ 2 आईज पाए जाती है जिन्हें हम कंपाउंड आई या संयुक्त आई कह देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर 2 एंटीना आपको नजर आ रहे होंगे, इनको हम फिलीफोर एंटीनी भी कह देते हैं, फिलीफोरम एंटीनी। अब नीचे जब आते हैं तो प्रोनोटम से एक आपको पंख निकलता है जिसे टैगमिना कहते हैं, ये आपका अग्र पंख हो जाएगा, अग्र पंख भी बोल सकते हैं, इसे टैगमिना कह देते हैं। इसके बाद में ये पीछे वाला जो आपको केसरिया रंग में नजर आ रहा है इसे हाइंड विंग कहा जाता है, पश्च पंख कह देते हैं, पश्च पंख। और इस पंख के साथ में यहाँ पर भी एक जो आपको रेड कलर में पंख नजर आ रहा है ना, इसको टर्गाइट कह देते हैं, ये भी आपका इसी प्रोथोरेक्स से निकलता है, टर्गाइट, याद रह जाएगा। इसके बाद में ये जो मेसोथोरेक्स है, मेसोथोरेक्स से ऊपर से प्रोथोरेक्स और मेसोथोरेक्स का जो जॉइंट होता है इस स्थान से कुछ टांगे निकलती है, एक जोड़ी टांगे निकलती है, एक ही साइड में, एक ही साइड में। ये जो टांगे होती हैं, लेग होती हैं, ये आपकी प्रोथोरेक्स लेग कहलाती है, प्रोथोरेक्स लेग कहलाती है। इसी प्रकार जो आपका मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स के जॉइंट से एक जोड़ी टांगे निकलती है, इस साइड में भी इस साइड में, ये जो टांगे हैं ये आपकी मेसोथोरेक्स लेग कहलाती है, मेसोथोरेक्स। और फिर आपका मेटाथोरेक्स और अब्डोमेन के जो जॉइंट है, स्थान है, वहां से भी एक जोड़ी टांगे निकलती है, इन्हें मेटाथोरेक्स लेग कह देते हैं, याद रह जाएगा। प्रोथोरेक्स और मेसोथोरेक्स के जॉइंट से जो टांगे निकलती है उन्हें हम प्रोथोरेसिक लेग कह देते हैं। मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स के जॉइंट वाले स्थान से जो टांगे निकलती है, लेग निकलते हैं एक जोड़ी, उसको हम मेसोथोरेसिक लेग कह देते हैं। और मेटाथोरेक्सिक और अब्डोमिन का जो जॉइंट होता है उस स्थान से जो टांगे निकलती हैं उनको मेटाथोरेसिक लेग कह देते हैं। ऊपर जो पंख निकलते हैं आगे वाले, उनको हम 2 भागों में या 2 प्रकार से देख सकते हैं। ये जो पंख आपका ये टैगमिना कहलाता है, और ये जो इसकी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं इसको टर्गाइट कह देते हैं, और ये आपका हाइंड विंग हो जाएगा, याद रह जाएगा। नीचे की तरफ आपको कुछ अंगुलीनुमा ऐसे उभार नजर आ रहे होंगे, इनको हम एनल सर्सी कह देते हैं। तो ये आपकी एक्सटर्नल या फिर कह सकते हैं मोर्फोलॉजी जो आप इस प्रकार से नजर आती है। जब इसका हेड देखते हैं ना तो उसमें अलग अलग उपांग पाए जाते हैं, उनको हम आगे बात कर लेंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच की आकारिकी। वयस्क लगभग 34 से 53 मिलीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। इनका शरीर एक कठोर भूरे काइटिन से बने हुए बाह्य कंकाल के द्वारा ढका होता है। ये एक यूनिक फीचर होता है आपका आर्थ्रोपोडा संघ का, कि इनके ऊपर एक बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन पाया जाता है जो काइटिन से निर्मित होता है। प्रत्येक खंड में एक्सोस्केलेटन कठोर प्लेटें होती है। एक्सोस्केलेटन की बात करें तो प्रत्येक खंड के ऊपर कठोर हार्ड प्लेट पाई जाती है जो काइटिन की बनी होती है, जिन्हें स्क्लेराइड्स कह देते हैं, स्क्लेराइड्स। देखिए डोर्सल जो होता है ये ट्रगाइड कहलाता है, और वेंट्रल जो होता है ये स्टर्नाइड्स कहलाता है। डोर्सल मतलब पीछे की ओर जो होता है वो तो आपका क्या कहलाएगा, ट्रगाइड कहलाएगा, और अदर आगे की ओर होता है उसे हम स्टर्नाइड कह देते हैं। जो कठोर प्लेटें होती हैं उनकी हम बात करें तो ये एक पतली और लचीली आर्टिकुलर झिल्ली होती है, पतली लचीली आर्टिकुलर झिल्ली होती है, और इसे आर्थोडियल झिल्ली भी कहा जाता है। और ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती है, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक खंड के ऊपर एक्सोस्केलेटन में हार्ड प्लेटें पाई जाती जो काइटिन की बनी होती है, इसे स्क्लेराइड्स कह देते हैं। डोर्सल को ट्रगाइड कहते हैं और वेंट्रल को स्टर्नाइड्स कह देते हैं।
ये सामान्यतः क्या होती हैं, पतली और लचीली आर्टिकुलर झिल्ली के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इस आर्टिकुलर झिल्ली को आर्थोडियल झिल्ली भी कहा जाता है। इनका शरीर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो सिर होता है हेड, और एक होता है वक्ष यानी कि थोरेक्स, और तीसरा पार्ट होता है पेट यानी कि अब्डोमेन। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मेंढक की हमने बात की थी, मेंढक का 2 ही पार्ट्स में होता है, हेड और ट्रंक, सिर और धड़। पहले हम हेड की बात कर लेते हैं। त्रिकोणीय सिर होता है, त्रिकोणीय सिर है ये, और इसमें 6 जुड़े हुए खंड पाए जाते हैं। 6 जुड़े हुए खंडों से मिलकर बना होता है सिर, जो कि त्रिकोणीय होता है, ट्राइएंगल होता है। लचीली गर्दन के कारण यह सभी दिशाओं में अत्यधिक गतिशीलता के साथ गतिशीलता दर्शाता है। यानी कि इनकी जो गर्दन होती है, निक जो होती है, वो लचीली होती है, और इस कारण से ये चारों ओर है अपनी गर्दन में लचकता, या चारों ओर अपनी गर्दन को घुमा सकता है, गतिशीलता दर्शाता है। सिर पर धागे जैसी एंटीना की एक जोड़ी होती है। सिर के ऊपर धागे जैसी एंटीना की एक जोड़ी होती है, ये हम मान सकते हैं एंटीना, ठीक है। एक जोड़ी एंटीना पाई जाती है। मिश्रित आंखों की एक जोड़ी होती है, मिश्रित आईज होती हैं। जो अभी हमने स्ट्रक्चर देखी तो उसमें बता दी मैंने, आपने ज्यादा समय इसमें नहीं करवाएंगे। काटने और चबाने के लिए मुंह के हिस्से पाए जाते हैं। मुख के कई सारे उपांग होते हैं, जिसके हम आगे स्ट्रक्चर भी बात करेंगे, और यहाँ पर हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो एक तो आपके एंटीना होते हैं, कंपाउंड आईज होती है, और मुख जो होता है ना, इसका मुख, उसके ऊपर बहुत सारे उपांग पाए जाते हैं, जिन्हें हम मुखांग कह देते हैं, ठीक है। ये देखिए, एक तो लेब्रम होता है, जिसे हम ऊपरी होठ कह देते हैं, लेब्रम जिसे ऊपरी होठ कहा जाता है। एक बार इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे, सिर्फ आपको बता रहा हूं। ये रहा लेब्रम, ये जो है ये ऊपरी होठ कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में 2 मैंडिबल्स होते हैं, 2 मैंडिबल कहाँ है, देखिए ये रहे, ये मैंडिबल है, एक ये मैंडिबल और एक ये मैंडिबल, 2 मैंडिबल होते हैं। हाइपोफेरिंक्स एक जीभ होती है, एक जीभ पाई जाती है, और एक लेबियम जो कि निचला होठ कहलाता है। सो ये मैग्जिला मैंने छोड़ दिया ना, 2 मैग्जिला होते हैं, 2 मैग्जिला होते हैं। 2 मैंडिबल हो गए और 2 मैग्जिला हो गए। ये देखिए, एक मैग्जिला ये रहा और एक मैग्जिला ये रहा, 2 मैग्जिला होते हैं। और एक हाइपोफेरिंक्स यानी कि जीभ होती है। जीभ की बात करें तो ये रही जीभ, ये होती है हाइपोफेरिंक्स, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ये जीभ होती है। और फिर एक लेबियम होता है, जिसे हम निचला होठ कह देते हैं, ये लेबियम रहा, ये लेबियम यहाँ पे और ये लेबियम यहाँ पे रख सकते हैं। ये इनके मुखांग होते हैं। एक बार फिर से हम इनको स्ट्रक्चर के द्वारा यहाँ पे समझ लेते हैं। अब हम बात करते हैं मुखांग की। मुखांग, तो मुखांग के अंदर पहला जो आता है, पहला वो आपका आता है लेब्रा। पहला क्या आता है, लेब्रम आता है, लेब्रम। और इनकी संख्या क्या होती है, 1 होती है। और ये निचला ही होता था ना, ऊपरी होठ होता है, सॉरी, ये ऊपरी होठ होता है, ऊपरी होठ होता है। इसकी स्ट्रक्चर अगर इस प्रकार से देखी तो इसमें आपको नजर आ रही होंगी लेब्रा, ये रहा, ये जो होता है ये ऊपरी होठ हो गया, ऊपरी होठ, ठीक है। अब बात करें यहां पर, तो ये इसकी स्ट्रक्चर अलग से हम निकाल करके देखें तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर नजर आती है, लेब्रा। इसके बाद में हमने किसकी बात की थी, इसके बाद में बात की थी मैंडिबल की। और मैंडिबल की बात करें तो दूसरा जो मुखांग आता है वो मैंडिबल होता है। मैंडिबल जो होती है एक जोड़ी होती है, मैंडिबल एक जोड़ी होता है मैंडिबल। और इसमें देखिए मैंडिबल की बात करें तो मैंडिबल, ठीक, एक जोड़ी या 2 मैंडिबल्स होते हैं। एक मैंडिबल ये रहा और एक मैंडिबल ये रहा। इसमें एक देखिए ये जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये ग्रीडिंग रीजन होता है। यहाँ पर क्या होता है, भोजन को ग्रीडिंग किया जाता है, पीसा जाता है, ठीक है, ग्रीडिंग को पीसा जाता है। और ये आगे देखिए दांत जैसी संरचनाएं होती है, यहाँ पर भोजन को काटा जाता है। 2 क्षेत्र होते हैं यहाँ पर। ये ऊपरी एक जो आपको ये हुक जैसी संरचना नजर आ रही है, यहाँ पर तो भोजन को क्या करता है, पीसा जाता है। और नीचे जो दांतों जैसी नुकीली संरचनाएं होती है, यहाँ पर भोजन को काटा जाता है। तो ये मैंडिबल में 2 प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अब ये एक जोड़ी होती है, याद रह जाएगा। तीसरा हम बात करें तो तीसरा मुखांग कौन सा होता है, तीसरा होता है आपका मैग्जिला। ये भी 2 होते हैं। मैग्जिला कितनी होती है, 2। मैग्जिला भी क्या होते हैं, एक जोड़ी होती है, या फिर कह सकते हैं 2 होते हैं मैग्जिला। यहां पर हम बात करें तो मैग्जिला ये रहा मैग्जिला, पीछे की ओर देख सकते हैं, इसमें ये आगे का भाग है, ये पीछे, तो ये मैग्जिला हो गया। और मैग्जिला कितने होते हैं, 2 होते हैं, ये रहे, एक मैग्जिला ये रहा
और ये इधर से देखेंगे तो ये रहा मैगजीला। तो ये एक जोड़ी मैगजीला पाए जाते हैं। इनकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, कई बार स्ट्रक्चर भी पूछ ली जाती है, तो इन स्ट्रक्चर को आपको दिमाग में बिठाना, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर देखिए, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, कई बार मिलान करने वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं। चौथा हम बात करें तो चौथे नंबर पर जो आता है वो है हाइपोफेरिंक्स। हाइपोफेरिंक्स ये हाइपोफेरिंक्स हो गया। हाइपोफेरिंक्स मतलब जीभ, ये एक होती है संख्या में, ये देखिए द्विशाखित होती है, आप देख सकते हैं आगे से द्विशाखित होती है हाइपोफेरिंक्स, दो शाखाएं जीभ। इसके बाद में आपका बच जाता है पीछे लेबियम बच जाता है। लेबियम की संख्या की बात करें तो ये भी एक होता है। लेब्रम ऊपरी होठ और लेबियम जो होता है ये निचला होठ हो जाएगा। लेबियम निचला होठ हो जाएगा, इसकी संख्या एक होती है। ये यहाँ पर आप लेबियम देख सकते हैं। और इधर हम बात करें तो ये रहा लेबियम, ये लेब्रम और ये लेबियम जो गहरे रेड कलर में आप देख सकते हैं, ये लेबियम। तो इस प्रकार से ये मुखांग होते हैं, आपको याद रख लेना है। ये कंपाउंड आई की हमने बात कर ली। एक स्ट्रक्चर यहाँ पर और पाई जाती है, जो कि एक देख सकते हैं आप कितनी छोटी सी संरचना, इसे ओसिलस कहते हैं, ओसिलस। तो याद रह जाएगा, ये मुखांग होते हैं इसके। अब ये हेड की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं थोरेक्स की, वक्स की। तो वक्स के भी तीन पार्ट होते हैं, एक तो प्रोथोरेक्स होता है, एक मीजोथोरेक्स होता है, एक मेटाथोरेक्स होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बात करें, ये इनका हेड होता है, ये आईज हो गई और ये एंटीना निकल गए पीछे की ओर। हम बात करें तो एक तो ये आपका मीजोथोरेक्स, ये आपका प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, और ये आपका हो जाएगा प्रोटोथोरेक्स। और फिर आपका होता है पीछे की ओर ये एब्डोमेन हो जाएगा। ठीक है, ये कॉकरोच के मैंने यहाँ पर पंख नहीं बनाए हैं, एक बार इसी प्रकार की समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। सिर गिरवा द्वारा वक्ष से जुड़ा रहता है। गिरवा यहाँ पर प्रोथोरेक्स का एक छोटा भाग होता है, प्रोथोरेक्स का छोटा भाग होता है, उसकी सहायता से वक्ष से जुड़ा रहता है। प्रत्येक वक्षीय खंड में चलने के लिए पैरों की एक जोड़ी पाई जाती है। जैसे यहाँ पर ये प्रोथोरेक्स है तो इस जॉइंट के ऊपर आपको एक टांगों की जोड़ी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ये आपका प्रोथोरेक्स है, ये मीजोथोरेक्स है और ये मेटाथोरेक्स है। ठीक है, तो प्रोथोरेक्स और ये मैं बता चुका हूं पहले से, प्रोथोरेक्स और जो आपका मीजोथोरेक्स है, इनके बीच में जो जॉइंटेड स्थान है वहां पर एक जोड़ी टांग पाई जाती है। ठीक है, इसको हम प्रोथोरेसिक लेग कह देते हैं और प्रत्येक भी होती है। फिर मेटाथोरेक्स और मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स के जॉइंट के ऊपर भी एक टांग पाई जाती है, एक जोड़ी टांग, इसको हम क्या कहते हैं, मेटाथोरेसिक लेग कह देते हैं, मेटाथोरेसिक लेग। फिर मेटाथोरेक्स और ये एब्डोमेन होता है, इस एब्डोमेन के जॉइंटेड स्थान पर भी एक जोड़ी टांग पाई जाती है, इसको हम मेटाथोरेसिक लेग कह देते हैं। ये मेटाथोरेसिक लेग, ये मीजोथोरेसिक लेग, ये प्रोथोरेसिक लेग, याद रह जाएगा। पंखों के दो जोड़े होते हैं, अगले पंख है वो दो होते हैं और पिछले पंख भी दो पंख आगे होते हैं, दो पीछे होते हैं। अग्र पंख जो होते हैं ये मीजोथोरेसिक या टैगमिना कहलाते हैं। आगे वाले पंख क्या कहलाते हैं, टैगमिना कहलाते हैं। अपारदर्शी होती हैं, गहरे और चमड़ेदार, आराम की स्थिति में पिछले पंखों को ढक देते हैं। कहने का मतलब ये है, जो आगे वाले पंख होते हैं जो कि मीजोथोरेसिक कहलाते हैं या फिर टैगमिना कह देते हैं इन्हें, अपारदर्शी होते हैं, गहरे और चमड़ेदार, और जब आराम की स्थिति में होता है कॉकरोच तो ये पीछे वाले पंखों को ढक लेता है। पश्च पंख जो होते हैं, हाइंड विंग्स, ये मेटाथोरेसिक पंख कहलाते हैं। पारदर्शी होते हैं, झिल्लीदार होते हैं, ये उड़ान में उपयोग किए जाते हैं, उड़ने में जो होता है कॉकरोच, तो ये पंख है वो काम में आते हैं। ये आपका थोरेक्स वाला पार्ट हो गया। अब बात करते हैं एब्डोमेन की, उदर की। तो इसमें 10 खंड होते हैं, टोटल खंडों की संख्या 10 होती है। मादाओं में 7वीं जो नाव के आकार की खंड होती है, 8वीं और 9वीं स्टर्ना एक ब्रूड जन्नांग थैली है वो बनाती है। देखिए याद रह जाएगा ये आपके लिए। मादाओं की हम बात करें तो उसमें 7वीं, 8वीं और 9वीं इन खंडों को क्या कहा जाता है, स्टर्ना कह देते हैं। और ये क्या करते हैं, एक जननांग थैली का निर्माण करते हैं, ब्रूड थैली का निर्माण करते हैं, जिन्हें जेनेटियल सैक या पाउच कह देते हैं। इसमें मादा गोनोफोर होता है, मादा जननांग जो होता है मादा गोनोफोर होता है, स्पर्माथिकल छिद्र होता है और कोलेट्रल ग्रंथियां जो होती है वो पाई जाती है। 7वीं, 8वीं, 9वीं ये संख्या याद रख लेनी है। ये जो खंड होते हैं जिन्हें स्टर्ना कह देते हैं, यहाँ पर जेनेटिक
या जननांग थैली पाई जाती है, या जेनेटियल पाउच पाया जाता है, जिसमें एक तो मादा गोनोफोर होता है, स्पर्मेथिकल छिद्र होता है और कोलेटरल ग्रंथियां। पुरुषों की हम बात करें तो पुरुषों के अंदर जननांग थैली पेट के पिछले सिरे पर स्थित होती है। पिछला जो सिरा होता है पीछे की ओर, वहां पर पाई जाती है, जो पृष्ठीय रूप में डोर्सल, पृष्ठीय रूप में 9वीं 10वीं तरगा से और अधर में 9वीं उरोस्ती से घिरी हुई होती है। 9वीं 10वीं टर्गा और अधर में 9वीं उरोस्ती के साथ में घिरी हुई रहती है। इसमें पृष्ठीय गुदा, उदर, पुरुष जननांग छिद्र। इसमें देखिए जो जननांग थैली होती है पुरुष के अंदर, उसमें क्या क्या होता है, एक तो पृष्ठीय गुदा होती है, डोर्सल एनल, जननांग छिद्र होता है, गोनोपोर होता है और गोनोपोफाइसिस होता है। ये आपकी जो मेल जननांग थैली होती है उसमें पाए जाते हैं, जो 9वीं से 10वीं टर्गा के अंदर पाए जाते हैं। दोनों लिंगों में 10वें खंड में संयुक्त गुदाशर्षी की एक जोड़ी होती है। दोनों लिंगों की हम बात करें, दोनों लिंग मेल और फीमेल की, तो इसमें 10वां जो खंड होता है उस 10वें खंड में संयुक्त गुदाशर्षी की एक जोड़ी पाई जाती है। गुदाशर्षी हमने देखी, पीछे देखी भी थी ना, ये देखिए, ये जो होती है, ये जो निकली रहती है, जो मैंने यहाँ पर बनाई अंगुली जैसी, भी एनल सर्षी कहते हैं, ये दोनों में ही पाई जाती है, 10वें खंड में पाई जाती है। ठीक है। नर छोटी धागे जैसी गुदा शैलिया यानी कि एनल स्टाइल की एक जोड़ी धारण करता है। ये नर के अंदर ही पाया जाता है, ये डिफरेंस है इन दोनों में, याद रख लेना। एनल स्टाइल, एनल स्टाइल जो है केवल नर में पाया जाता है, इसकी एक जोड़ी होती है। ठीक है, एक जोड़ी छोटी धागे जैसी संरचना होती है। आगे डिफरेंस क्या होता है, मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, देख लेते हैं। लार्जर साइज होता है, मेल बड़ा होता है और जो फीमेल होती है वो छोटी होती है। विंग जो एक्सटेंड बायोंड द टिप ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन की जो टिप वाला एंड वाला पार्ट होता है वहां तक यहाँ की इसके जो पंख होते हैं वो फैले रहते हैं। फीमेल की बात करें तो विंग डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन का जो अंतिम सिरा होता है वहां तक इसमें नहीं फैले रहते हैं पंख जो होते हैं। नैरो एब्डोमेन, इनका जो पेट होता है या उदर होता है वो संकड़ा होता है और इनका चौड़ा होता है फीमेल का। एनल स्टाइल इनमें पाए जाते हैं मेल के अंदर, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, पूछा जाता है यहाँ पर। इनमें अब्सेंट होता है एनल स्टाइल फीमेल के अंदर। प्राउड पाउच अब्सेंट होता है मेल के अंदर। प्राउड पाउच कौन, जननांग जो थैली होती है वो जननांग थैली इसमें पाई जाती है, लेकिन वो छोटी होती है, ब्रूड नहीं होती, इसमें ब्रूड पाउच प्रेजेंट होता है फीमेल के अंदर। ये डिफरेंस है, ध्यान में रह जाएगा। अब बात करते हैं एनाटोमी की। मॉर्फोलॉजी हमारी हो गई है, अब एनाटोमी की बात कर लेते हैं, कॉकरोच की शारीरिकी की बात कर लेते हैं, जो आंतरिक अंग होते हैं उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र इनमें पूर्ण विकसित प्रकार का होता है। आहार नाल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक तो अग्र आंत यानी कि फोरगट, एक मध्य आंत यानी कि मिडगट और एक पश्चात यानी कि हाइंडगट। 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है आहार नाल। अग्र आंत की बात करें तो ये क्यूटिकल द्वारा पख्तीबद्ध होती है, इनकी जो भित्ति होती है उसके ऊपर क्यूटिकल पाया जाता है। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, देखिए अग्रांत्र या फोरगट के अंदर एक तो माउथ आता है, माउथ के बाद में गर्शनी, गर्शनी के बाद में ग्रासनरी, फिर ग्रासनरी इसोफेगस, फिर फसल जिसे क्रोप कहा जाता है जिसके अंदर भोजन को संग्रहित किया जाता है, और फिर पेशणी होती है गिजार्ड जिसे प्रोवेंट्रिकुलस कह देते हैं, ये शामिल होते हैं। अगर भोजन की बात करें तो ये माउथ, माउथ से गर्शनी, गर्शनी से ग्रासनली, फिर क्रोप में स्टोर कर सकते हैं, और फिर पेशणी के अंदर पीसा जाता है भोजन, पेशणी में गिजार्ड, गिजार्ड के अंदर जाता है। यहाँ तक का जो भाग है वो अग्रांत्र का होता है। गिजार्ड भोजन को पीसने का काम करती है, इंपॉर्टेंट है। इसमें मोटी गोलाकार मांसपेशियों की एक बाहरी परत होती है और 6 काइटिनस प्लेट यानी कि दांत बनाने वाली मोटी आंतरिक क्यूटिकल पाई जाती है। गिजार्ड के अंदर हम बात करें तो पीसने का काम किया जाता है भोजन को। मोटी गोलाकार मांसपेशियों की एक बाहरी परत पाई जाती है जिसके अंदर 6 काइटिनस, जिन्हें हम प्लेट या दांत कह सकते हैं, और जो क्यूटिकल से निर्मित होते हैं। तो यह आपका क्या हो जाएगा, अग्रांत्र हो गया। एक बार इस स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पर फेरिंग्स, और ये जो देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है फेरिंग्स, और फेरिंग्स के साइड में देखें तो ये आपकी सेलेवरी ग्लैंड्स होगी, और सेलाइवा जो सेलेवरी ग्लैंड्स द्वारा सिक्रेट होता है वो सेलाइवरी रेजर्वेरियस जो है इसके अंदर स्टोर रहता है, यहाँ से इसमें स्टोर हो जाता है। इस साइड में भी सेलेवरी ग्लैंड है, इस साइड में भी।
फेरिंग्स की हम बात करें तो फेरिंग्स ये है, और फेरिंग्स के बाद में भोजन जाता है ईसोफेगस के अंदर, ईसोफेगस से ये क्रोप में चला जाता है, क्रोप के अंदर जिसे हम फसल यहाँ पर भोजन को स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद में ये भोजन जाता है गिजार्ड में, ये वाला जो पार्ट है ये गिजार्ड कहलाता है ये। और गिजार्ड के अंदर देखिए लगभग 6 है ना संख्या में, 6 काइटिनस जो दांत होते हैं वो पाए जाते हैं, प्लेट या दांत पाए जाते हैं जो भोजन को पीसने का काम करते हैं। ये यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट होता है, ये अग्रांत्र का होता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक याद रह जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम मध्य आंत। मध्य आंत या जिसे मिसेंट्रोन कहा जाता है, ये क्यूटिकल द्वारा पंक्तिबद्ध नहीं है। देखिए अग्रांत्र में क्यूटिकल द्वारा पंक्तिबद्ध होती है, जो मध्य आंत होती है इसमें क्यूटिकल नहीं पाया जाता है। अग्रांत्र और मध्य आंत के जंक्शन पर, जहां पर जो फोरगट और मिडगट ये जुड़ते हैं, उस स्थान पर क्या पाए जाती हैं, 6 से 8 गैस्ट्रिक सिक्के या यकृत या गैस्ट्रिक सिक्के हैं जो कि नलिकाएं होती हैं वो पाई जाती है। 6 से 8 गैस्ट्रिक सिक्के या यकृत नलिका या फिर कह सकते हैं नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें यकृत या गैस्ट्रिक सिक्के कहा जाता है, और ये पाचक रस स्रावित करती है। इंपॉर्टेंट है। देखिए फोरगट और मिडगट का जो आगे हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, 6 से 8 नलिकाएं मिलती हैं। ये 6 से 8 नलिकाएं, इनको हम यकृत सिक्के या गैस्ट्रिक सिक्के कहा जा सकता है। ये पाचक रस का सिक्रेशन करती है। मध्य आंत और पश्च आंत के जंक्शन पर मिड गट और जो आपकी हाइंड गट जो है, हाइंड गट, इनका जो जॉइंट होता है उस स्थान पर 100 से 150 पीले रंग की पतली फिलामेंटस मेलपीगियन नलिकाएं पाई जाती है। यहां पर क्या पाई जाती है, 100 से 150 मेलपीगियन नलिकाएं है वो पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं इसको समझा देता हूं। देखिए हमने अग्रांत की बात कर ली थी, इस अग्रांत के बाद में यहाँ पर क्या होती है, ये वाला जो स्थान है यहाँ से शुरू होती है आगे आपकी मिडगट, मिसेंट्रोन। देखिए यहाँ पे लिखा हो गया मिसेंट्रोन या मिडगट शुरू हो जाती है। ये जो जॉइंट वाला पार्ट है, इस जॉइंट वाले पार्ट पर आपको क्या देखने को मिलता है, इस जॉइंट वाले पार्ट पर 6 से 8 क्या पाई जाती है, हिपेटिक सिक्का पाई जाती है। 6 से 8 नलिकाएं पाई जाती है। देखिए 1 2 3, एक इधर 4, एक इधर ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, 6 से 8 संख्या में हिपेटिक सिक्का पाई जाती है जो पाचक रस का स्राव करती है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद रह जाए। ठीक है। अब मिसेंट्रोन से जब हम आगे चलते हैं, यहां से लेकर के ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा कंप्लीट ये आपका मध्य आंत का है। और जहां पर मध्य आंत और ये जो पश्च आंत जुड़ती है, यहाँ पर क्या होती है, पतली पतली नलिकाएं पाई जाती है। आप देख सकते हैं पतली पतली नलिकाएं होती हैं बहुत सारी। इनकी संख्या कितनी होती है, लगभग 100 से 150 के समथिंग, 100 से 150 के समथिंग। ये जो है ये मेलपीगियन ट्यूबुल्स कहलाते हैं। इन नलिकाओं को हम मेलपीगियन ट्यूबुल्स कहते हैं। इसकी स्थान पूछ ले कि हिपेटिक सिक्का कहाँ पाए जाते हैं, तो आपकी जो अग्रांत्र और मध्य आंत का जॉइंट है वहां पर पाए जाते हैं मेलपीगियन नलिकाएं। मध्य आंत और पश्चात का जो जॉइंट होता है वहां पर मेलपीगियन नलिकाएं पाए जाते हैं। फिर यहाँ से शुरू हो जाता है आपका इलियम, इलियम के बाद में ये कोलम, और कोलम के बाद में ये चली जाती है, ये जो आपका फूला हुआ भाग आगे का ये रेक्टम कहलाता है, मलासी कहलाता है। ठीक है। तो ये आपका होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बार मध्य आंत में क्या लिखा है वो और देख। पश्च आंत, यह मध्य आंत से अधिक चौड़ी होती है और आंतरिक रूप से क्यूटिकल से ढकी रहती है। इंपोर्टेंट क्या है, अग्रांत क्यूटिकल से ढकी चारों ओर कवरिंग होती है, पश्चात की क्यूटिकल से कवरिंग होती है, लेकिन मध्य आंत की क्यूटिकल से कवरिंग नहीं होती। हाइंड गट में इलियम, कोलम और मलास्या, इलियम, कोलम और मलास्य शामिल होता है। मलास्य ये जाकर के गुदा के माध्यम से बाहर खुल जाता है। याद आपको ये रखनी है, एक तो आपको गैस्ट्रिक सिक्के याद रखनी है, यहाँ पर एक मेलपीगियन नलिकाएं, इंपॉर्टेंट है दोनों ही चीज। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एलिमेंट्री क्लान वो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, ये भी महत्वपूर्ण है। परिसंचरण तंत्र, रक्त वाहिका तंत्र किस प्रकार का होता है, खुला प्रकार का होता है, ओपन होता है। कहने का मतलब है इसमें जो टिश्यू पाए जाते हैं,
या ऑर्गन होते हैं, जो सेल्स होती हैं, वो सीधे ही ब्लड के संपर्क में रहती है। जो ब्लड होता है वो नलिकाओं में न प्रवाहित होकर के सीधा ही संपर्क में रहता है। रक्त वाहिकाएं कम रूप से विकसित होती है, पाई नहीं जाती है, और वैसे कम रूप से विकसित होती है। अंतरा अवकाश में खुलती है, जिसे हीमोसील कह देते हैं। इसमें जो गुहा पाई जाती है उसमें खुलती है रक्त। हीमोसील में स्थित आंत के अंग रक्त हीमोलिम्फ से डूबे रहते हैं। हीमोसील में जितने भी अंग पाए जाते हैं, जो देखिए इसमें याद रखना, इसमें ये मान लीजिए आपका कॉकरोच है, इसमें जो बीच की ये जो गुहा पाई जाती है इसको हम हीमोसील कह देते हैं, हीमोसील। और जो जितने भी अंग होते हैं वो हीमोसील में, ये ब्लड पाया जाता है, और इस ब्लड में जो जितने भी अंग होते हैं वो सभी अंग इसमें डूबे हुए पाए जाते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पर कह रहा है कि हीमोसील में स्थित जितने भी अंग होते हैं ये रक्त के अंदर, जिसे हम हीमोलिम्फ कहा जाता है, उसके अंदर डूबे हुए पाए जाते हैं। हीमोलिम्फ ये किससे मिलकर बना होता है, ये इनका संगठन भी याद रखना है। हीमोलिम्फ जो कि कलरलेस प्लाज्मा होता है, इनका ब्लड का कोई रंग नहीं होता, रंगहीन प्लाज्मा होता है, और साथ में हीमोसाइट सेल्स पाए जाते हैं। हीमोलिम्फ ये किससे मिलकर बना होता है, कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट से मिलकर बना होता है। हृदय वक्ष और पेट की मध्य पृष्ठीय रेखा के साथ स्थित लंबी पेशीय नलिका होती है, यानी कि ये आपका वक्ष से शुरू होकर के पेट के पृष्ठीय भाग तक फैला रहता है एक लंबी नलिका के रूप में। इसके दोनों तरफ ओस्टिया के साथ कीप के आकार के कक्ष जुड़े रहते हैं। देखिए जो आपका कॉकरोच होता है, इसमें 13 कक्ष वो देखने को मिलते हैं, 13 कक्ष पाए जाते हैं कॉकरोच के अंदर। और ये जो कक्ष होते हैं ये आपके दोनों तरफ ओस्टिया के साथ कीप के आकार के कक्ष होते हैं। लंबी नलिका होती है, उसमें बीच बीच में कीप के आकार के कक्ष पाए जाते हैं। साइनस से रक्त ओस्टिया के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। साइनस से जो ब्लड है ये ओस्टिया जो छिद्र होते हैं उनके माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है, फिर साइनस में पंप कर दिया जाता है वापस। एक बार देखिए इस सर्कुलेटरी सिस्टम को और समझ लेते हैं। ये जो बीच में आपको नलिका नजर आ रही है, यहां से लेकर के यहां तक, ये आपका नलिका रूपी हार्ट होता है, नलिका रूपी हार्ट। ठीक है, और इस नलिका में जो ऊपर वाला भाग है ये एंट्रियर ओवेटा हो गया, एंट्रियर एओर्टा, जो क्या करता है ऊपर वाले भागों को ब्लड सप्लाई करता है। ये एलरी मसल्स हो गई, ये साइड में जो निकली रहती है। इसके बाद में नीचे देखिए, नीचे नहीं है पूरे में होते हैं, ये देखो कीप के आकार के, ये जो आपको नजर आ रही हैं, ये जो कीप के आकार की हैं, ये क्या कहलाती हैं, ये आपके हार्ट के चेंबर होते हैं, कक्ष होते हैं हार्ट के चेंबर, और इनकी संख्या लगभग 13 होती है। तो कॉकरोच में हार्ट कितने होते हैं, 13 कक्षीय होता है, ये याद रह जाएगा। खुला प्रकार का होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। यूरिकोटेलिक होते हैं, मतलब यूरिक अम्ल का निष्कासन करते हैं, यूरिक अम्ल। मेंढक कैसा था, यूरियोटेलिक था। उत्सर्जी अंग इनमें मेलपीगिया नलिका पाई जाती है, जो कि अभी हमने बात की थी। देखिए यहाँ पर ये जो लगभग 100 से 150 की संख्या में पाई जाती है, जो मध्य आंत और पश्चात की जॉइंट बिंदु पर, ये जो मेलपीगिया नलिका ये उत्सर्जी अंग के रूप में काम करती है। प्रत्येक नलिका ग्रंथियों और पक्षमावी कोशिकाओं द्वारा पक्तिबद्ध होती है। इन ये जो नलिकाएं होती है मेलपीगिया नलिकाएं, इसके अंदर ग्रंथियां पाई जाती है, और ग्रंथियों के साथ में इनमें जो सेल्स होती है, उन सेल्स के अंदर हम बात करें तो पक्षमाभ पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को अवशोषित करती है। ये जो पक्षमाभी कोशिकाएं है ना, नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको अवशोषित करती है, और फिर इन्हें यूरिक एसिड में परिवर्तित कर देती है। एक मिनट, एक मिनट। प्रत्येक नलिका के अंदर पक्षमाभ युक्त सीलिया युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को क्या करती है, अवशोषित करती है, और अवशोषित करने के बाद इन्हें यूरिक एसिड में परिवर्तित कर देती है। यूरिक एसिड में जो पश्चात यूरिक एसिड में परिवर्तित करती है, जो पश्चात के माध्यम से उत्सर्जित कर दी जाती है, क्योंकि मैंने बताया था ये आपकी क्या हो गई, आपकी मध्य आंत हो गई, मध्य आंत, और यहां से शुरू हो जाती है पश्चात
स्पष्ट आंत वाला ये जो जॉइंटेड भाग है ना, इस जॉइंटेड भाग के ऊपर बहुत सारी लगभग 100 से 150 की संख्या में मेल पीगे नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, वसा शरीर नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोज ग्रंथियों में भी उत्सर्जन मदद करते हैं, यानी कि जो वसा है, जो बॉडी फैट से बनी हुई जो बॉडी है वो नेफ्रोसाइट्स हैं और यूरिकोज ग्रंथियां, ये भी उत्सर्जन में सहायता करती है। तो लेकिन मुख्य उत्सर्जन आपके क्या हो जाएंगे, मेल पीगियन ट्यूबुल्स या नलिकाएं हो जाएंगे। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तंत्रिका तंत्र। इसमें उदर पक्ष पर युग्मित अनुदैर्ध्य संयोजकों द्वारा जुड़े हुए खंडीय रूप से व्यवस्थित गैंग्लिया पाए जाते हैं। गैंग्लियल्स न्यूरोग्लिया जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो युग्मित रूप से या जोड़े के अंदर जो आपका उदर पक्ष होता है, पेट है, उसके ऊपर पाए जाते हैं अनुदैर्ध्य रूप से। 3 गैंग्लिया वक्ष में और 6 पेट में होते हैं। देखिए 2 पार्ट्स में, जो ऊपर वाला पार्ट मैंने बताया था वक्ष होता है, फिर नीचे बहुत सारे खंडों में बटा हुआ आपका पेट होता है। तो इस वक्ष वाले भाग में तो 3 गैंग्लिया होते हैं और पेट वाले भाग में 6 गैंग्लिया पाए जाते हैं। सिर केवल तंत्रिका तंत्र का थोड़ा सा हिस्सा रखता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब हम बात करें तो इसका जो हेड वाला पार्ट है इसमें बहुत ही कम, थोड़ा सा हिस्सा है वो तंत्रिका तंत्र का पाया जाता है। शेष जो हिस्सा है वो शरीर के उदर भाग के साथ स्थित होता है। ये उदर वाला भाग है, इसमें सबसे ज्यादा आपका तंत्रिका तंत्र वो देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि कॉकरोच का अगर सिर काट दिया जाए, सिर अलग कर दिया जाए तो भी वह 1 सप्ताह तक जीवित रह सकता है, क्योंकि उसके तंत्रिका है वो पीछे की ओर पाए जाते हैं। ठीक है, सुप्रा इसोफेरेंजियल गैंग्लियन जो कि मस्तिष्क का फॉर्मेशन करता है, सुप्रा इसोफेरेंजियल गैंग्लियन जिसे मस्तिष्क कहते हैं, एंटीना और मिश्रित आंखों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। ये सुप्रा इसोफेरेंजियल जो गैंग्लियन है ये आपके हेड में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। ये क्या करता है, एंटीना और जो कंपाउंड आई है उनको तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। तो ये आपका नर्वस सिस्टम हो जाएगा। 3 ये याद रख लेना, ये वाला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। 3 आपके वक्ष के अंदर और 6 उदर के अंदर गैंग्लिया पाए जाते हैं। संवेदी अंग की हम बात करें तो संवेदी अंग सेंसरी ऑर्गन के रूप में बाहरी वातावरण से जो सूचनाएं वो अंदर लेने के लिए जो अंग पाए जाते हैं, जो संवेदी अंग के रूप में इनमें एंटीना पाए जाते हैं। आंखें होती जो कंपाउंड आई हम कह देते हैं, मैग्जिलरी पाए जाते हैं, पल्प्स होते हैं, लेबियल पल्प्स होते हैं और एनल सर्सी, एनल सर्सी ये क्या होते हैं, संवेदी अंग के रूप में काम करते हैं। एंटीना के संवेदी रिसेप्टर्स पर्यावरण के लिए संवेदी, एंटीना के जो संवेदी रिसेप्टर्स होते हैं वो पर्यावरण के साथ में इसका संपर्क वो बनाने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक मिश्रित आंख में लगभग 2000 षटकोणीय ओमाटिडिया पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जो कंपाउंड आई होती है, कंपाउंड आई के अंदर लगभग 2000 क्या पाए जाते हैं, ओमेटिडिया पाए जाते हैं। और इनका उपयोग करके एक कॉकरोच किसी भी वस्तु की कई छवियां प्राप्त कर देता है, कई सारी फोटो प्राप्त कर सकता है ये इन षटकोणीय ओमेटिडिया का उपयोग करके। और इस प्रकार की दृष्टि को क्या कहा जाता है, मोजेक दृष्टि पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कॉकरोच के अंदर मोजेक दृष्टि पाई जाती है। इसमें संवेदनशीलता अधिक होती है लेकिन विभेदन कम होता है। संवेदनशीलता अधिक होती है, जल्दी से फोटो बना लेता, लेकिन विभेदन क्षमता की हम बात करें उनको बढ़ा करके देखना, ये विभेदन क्षमता में कमी होती है। ये रात के दौरान सामान्य है क्योंकि ये रात्रि के अंदर ही विचरण करते हैं ज्यादातर, इसलिए इस दृष्टि को क्या कहा जाता है, नॉक्चुरल दृष्टि या फिर रात्रि दृष्टि कह देते हैं इसे। ठीक है, तो ये आपका संवेदी अंग हो गया। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जनन तंत्र। तिलचट्टा जो होता है ये डायसियस यानी कि एक लिंगी प्राणी होता है। मेल और फीमेल अलग होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, जो कि डायफॉर्मिज्म भी दर्शाते हैं, पहचान कर सकते हैं। पहले हम नर प्रजनन तंत्र की बात करते हैं तो इसमें देखिए वर्षण होता है, प्रजनन अंग के रूप में वर्षण टेस्टिस होता है, सेमाइनल वेसिकल होती है, वीर्य पुट्टिका, सहायक ग्रंथियां होती है, एसेसरी ग्लैंड्स होती है और बाह्य जननांग की एक जोड़ी पाई जाती है। क्या क्या होती है, टेस्टिस होता है, सेमाइनल वेसिकल होता है, एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं और एक जोड़ी है वो एक्सटर्नल जेनिटिलिया के रूप में या बाह्य जननांग के रूप में पाई जाती है। अब वर्षण की हम बात करें टेस्टिस की तो पेट के 4 से 6 खंडों में पार्श्व रूप से स्थित हो। ये जो खंड नंबर है ना याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया पहले। 4 से 6ठे खंड तक आपका टेस्टिस पाया जाता है जो कि पार्श्व में स्थित होता है, पेट के पार्श्व में, साइडों के अंदर, क्योंकि एक जोड़ी होता है। प्रत्येक टेस्टिस जो होता है ये टेस्टिस की हम बात कर रहे हैं, ये एक पतली वासा डिफरेंस में खुलता है, फिर वासा डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल्स में
शुक्राशय में खुलती है और शुक्राशय फिर एजाकुलेटरी डक्ट जो होती है उसमें खुलती है और फिर मेल गोनाफोर में खुल जाता है जो कि मैथुन अंग होता है। तो एक बार इसकी स्ट्रक्चर देख लें हम, चलो एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में स्ट्रक्चर के माध्यम से पूरा समझने का प्रयास करेंगे। वीर्य पुट्टिकाएं जो सेमाइनल वेसिकल्स होती हैं ये शुक्राणुओं को संग्रहित करने के लिए होती है। शुक्राणु इसमें आकर के क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। शुक्राणु आपस में चिपक करके क्या बनाते हैं, बंडल्स बना लेते हैं जिसे स्पर्मेटोफोरस कहा जाता है। स्पर्मेटोफोरस कहते हैं जो शुक्राणुओं का बंडल होता है। क्वेश्चन बन सकता है स्पर्मेटोफोरस किसे कहते हैं कॉकरोच के अंदर, तो शुक्राणुओं का बंडल। मैथुन के दौरान इनका स्राव किया जाता है, मैथुन के समय स्पर्मेटोफोरस वो निकाल दिए जाते हैं। सहायक ग्रंथियां क्या काम करती है, तो सहायक ग्रंथियों के रूप में एक तो मशरूम ग्रंथि होती है, एक फेलिक ग्रंथि होती है। मशरूम ग्रंथि जो होती है पेट के चट्टे से 7वें खंड में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मशरूम ग्लैंड होती है चट्टे से 7वें खंड में है वो पाई जाती है। इसके साथ में एक फेलिक ग्लैंड भी पाई जाती है जो कि सहायक ग्रंथि के रूप में होती है। इनका स्राव शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करता है। बाहरी जननांग के रूप में बात करें तो पुरुष के अंदर गोनोपोफाइसिस और गोनोपोफाइसिस या फेलोमेरस कह देते हैं बाह्य जननांग, मेल गोनोपोफाइसिस या फेलोमेरस कहा जाता है। और इसमें एक तो मेल गोनोफोर होता है, इसके आसपास काइटिनस विषम संरचनाएं भी देखने को मिलती है। तो इन सभी चीजों को हम एक स्ट्रक्चर के द्वारा अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम टेस्टिस की बात करें। देखिए पार्श्व भाग में स्थित होती हैं और एक जोड़ी होती हैं। टेस्टिस है ये आगे जाकर के किसमें खुलते हैं, वासा डिफरेंस में खुलते हैं जो पतली नलिकाएं होती है। ये देखिए ये वासा डिफरेंस होगी, वासा डिफरेंस के बाद में सेमाइनल वेसिकल्स पाए जाते हैं। ये जो पूरा है ये वाला है, ये सेमाइनल वेसिकल्स हो गया। और सेमाइनल वेसिकल्स में क्या होती है, 2 प्रकार की ट्यूब्स वो देखने को मिलती है। 2 प्रकार की ट्यूब्स पाई जाती है। जो बीच में जो पाई जाती है ये वाले जो बीच वाला पार्ट है इसमें छोटी छोटी होती है तो इन्हें हम स्मॉल ट्यूबुल्स कह देते हैं, ठीक है। और जो बाहर वाला पार्ट है इसमें क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी लंबी लंबी ट्यूब्स पाई जाती है। ये वाला जो भाग है जो मैं केसरिया रंग में बना रहा हूं, ये जो वाले पार्ट में पाई जाती है ये लॉन्ग ट्यूबुल्स कहलाती है, लॉन्ग ट्यूबल्स। और इसके पास में ऊपर की ओर एक सहायक ग्रंथि पाई जाती है, सहायक ग्रंथि। ये वाली जो होती है ये सहायक ग्रंथि होती है। और ये जो सहायक ग्रंथि है इसे हम फेलिक ग्लैंड कहते हैं, फेलिक ग्लैंड्स, ठीक है। ये याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। टेस्टिस के बाद में आपका वासा डिफरेंस में सेमाइनल वेसिकल्स और इसके अंदर 2 प्रकार की आपको ट्यूबुल्स देखने, स्मॉल ट्यूबुल्स जो बीच में होती है और चारों ओर आपको क्या करती है लॉन्ग ट्यूबुल्स। इसके पास में एक सहायक ग्रंथि पाई जाती है जिसे फेलिक ग्लैंड्स कह देते हैं। फिर नीचे की ओर आपको येलो कलर में जो ये लंबी लंबी नलिकाएं नजर आती है इन्हें हम एजाकुलेटरी डक्ट कह देते हैं, संकलन नलिका। ये संकलन नलिका जाकर के आपकी किसमें खुल जाती है, ये जो पार्ट है यहाँ पर जो आपका जो हमने बात की थी ना जेनाइटल जो पाउच कह देते हैं उसके अंदर खुलती है। इसमें छोटा होता है, इसे ब्रूड नहीं कह सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए एक तो ये तो है आपका राइट फिलोमोर, ठीक है। और इस साइड में ये लेफ्ट फिलोमोर, ये देखिए ये वाला पार्ट ये राइट फिलोमोर है, ये लेफ्ट फिलोमोर। और इसके नीचे की ओर हम देखें तो वेंट्रल फिलोमोर हो गया, ये वेंट्रल फिलोमोर आगे की ओर। और ये जो आगे आपको गोलाकार एक स्ट्रक्चर ये सूडोपेनिस होता है, ये टिटिलेटर होता है, टिटिलेटर। और ये कोडल स्टाइल है जो हमने बात की थी ना, जो सिर्फ मेल में पाया जाता है कोडल स्टाइल। और ये एनल सर्सी हो जाएगा, ठीक है। गोनोपोफाइसिस में जुड़ जाती है संकलन नलिका, उसके माध्यम से गोनोपोपोर उससे बाहर निकल जाते हैं। तो शुक्राणु टेस्टिस से कहाँ आते हैं, वासा डिफरेंस, वासा से सेमाइनल वेसिकल और सेमाइनल वेसिकल से संकलन नलिका, संकलन नलिका से गोनोफोर, ठीक है, पुरुष गोनोफोर। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सहायक ग्रंथि याद रख लेना, मशरूम ग्रंथि और फेलिक ग्रंथि। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। मादा जनन तंत्र की बात करें तो इसमें 2 बड़े अंडाशय पाए जाते हैं। तो मादा जनन तंत्र में 2 ओवेरी होती हैं, ठीक है। एक डिंब वाहिनी होती है, डिंब वाहिनी एक नहीं होंगी 2 होंगी क्योंकि दोनों से जुड़ी हुई होती है। तो एक जोड़ी ये भी डिंब वाहिनी होगी, देखिए सॉरी यहाँ पर आपस में ज्वाइंट होती है डिंब वाहिनी। तो एक ही होती है आपकी ओविडक्ट डिंब वाहिनी, ठीक है। स्पर्मेथिका पाया जाता है इसके अंदर, स्पर्मेथिका होता है एक, और एक जननांग कक्ष होता है, जेनेटियल पाउच होता है जननांग कक्ष। और एक होती है कोलेटरल ग्लैंड्स होती है। ये मिलकर के क्या बनाती है आपका मादा जनन तंत्र बनाती है। क्या क्या होती है, 2 ओवेरी होती हैं, एक ओविडक्ट होता है, एक स्पर्मेथिका होता है और एक जेनाइटल पाउच होता है जननांग कक्ष।
और एक कोलेट्रल सहायक ग्रंथियां वो पाई जाती है। अब अंडाशय की बात करें तो 2 से 6 नंबर के जो पेट के खंड हैं, 2 से लेकर के 6 नंबर के पेट के खंडों तक क्या करती है, पार्श्व भाग में, पेट के पार्श्व भाग में क्या पाया जाती है, अंडाशय पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि टेस्टिस कितने खंडों में होता है, तो टेस्टिस आपका हो जाएगा कितने खंडों में, 4 से 6 खंडों में। और पूछ ले अंडाशय है तो अंडाशय 2 से 6 खंडों। प्रत्येक अंडाशय 8 डिंब ग्रंथि नलिकाओं, ओवेरियोल्स जिसे कहते हैं, वो बनाता है। मतलब ये ओवेरी होती है 8 डिंब ग्रंथियों का निर्माण करता है, डिंब ग्रंथि नलिकाओं का निर्माण करता है, जिसमें विकासशील अंडों की एक श्रृंखला होती है। जो डेवलपमेंट कर रहे हैं अंडे जो होते हैं ना, उनकी एक लंबी श्रृंखला होती है। प्रत्येक अंडाशय की अंडवाहिकाएं एक माध्यमिका अंडवाहिनी यानी कि योनि जिसे हम कहते हैं उसके साथ में जुड़ जाती है। मतलब ये जो 8 होती है ना, ये आकर के एक स्थान पर ये एक ही नलिका का निर्माण कर लेती है, जिसे योनि कहा जाता है या माध्यमिक अंडवाहिनी कह देते हैं, जो जननांग कक्ष में जाकर के खुलती है, जेनेटियल पाउच में खुलती है। छठे खंड में स्पर्मेथिका का एक जोड़ा मौजूद होता है जो जननांग कक्ष में खुलता है। एक बार देखिए इन स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ये जो लंबी संरचनाएं हैं, ये जो आपको येलो कलर में नजर आ रही है, जो पत्ती जैसी संरचनाएं जो कि एक जोड़ी होती है, ये होती है आपकी ओवेरी। ठीक है, और ओवेरी से 6 से 8 की संख्या में क्या निकलती है, ओवरियोल्स निकलती है, जाकर के फिर एक ही ओविडक्ट का निर्माण कर। ये तो ओविडक्ट हो गई, 6 से 8 होती है ओविडक्ट। ये बहुत सारे ओविडक्ट मिलकर के कॉमन ओविडक्ट का निर्माण करती है। ये बीच में जो है ये वाली, ये कॉमन ओविडक्ट हो गई, जिसे वेजाइना भी कह देते हैं। इस कॉमन ओविडक्ट जाकर के कहाँ खुल जाती है, ये जेनेटियल जो जेनेटियल पाउच में खुल जाती है, जेनेटियल पाउच में। और इधर यहाँ पर देखिए कितना नंबर है, ये छठे खंड में, छठे नंबर के खंड में यहाँ पर ये गोलाकार एक गुब्बारे जैसी संरचना आपको नजर आ रही होगी, गोलाकार, ये स्पर्मेथिका कहलाता है, जो छठे खंड में होता है। ये भी जाकर के कहाँ खुल जाती है, ये भी आपके जेनेटियल पाउच में खुल जाती है। जेनेटियल पाउच में अब होता क्या, देखिए जेनेटियल पाउच जो होता है ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट है ये जेनेटियल पाउच कहलाता है। इसमें देखिए पहले हम बात कर लेते हैं, कोलेट्रल ग्रंथियां पाई जाती है जेनेटियल पाउच। कोलेट्रल, ये जो पेड़ जैसी शाखाएं नजर आ रही है ना, पेड़ जैसी शाखा, ये आपकी कोलेट्रल ग्रंथियां पाई जाती है, जो कि एक जोड़ी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपका कहलाता है जेनेटियल चेम्बर। ये जो वाला पार्ट, ये जेनेटियल चेम्बर कहलाता है। इसके नीचे से 2 इस प्रकार से न्यूक्लियस संरचनाएं निकली रहती है। ये देखिए ये जो 2 संरचनाएं निकली रहती हैं इस प्रकार से, इन संरचनाओं को कहते हैं गोनोपोफाइसिस, गोनोपोफाइसिस। और ये जो नीचे वाला भाग है ये वेस्टिब्यूल कहलाता है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। एक बार मिटा करके दोबारा से बता देता हूं ये पूरा का पूरा, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनने। समय इसलिए ज्यादा ले रहा हूं क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए ना, पढ़ाने से क्या मतलब मेरा। फिर ये देखिए ये आपकी ओवेरी हो गई। ठीक है, 2 से छठे खंड तक होती है ओवेरी है। बहुत सारी क्या करती है, ओविडक्ट का निर्माण करती है। ये ओविडक्ट है मिलकर के, रेड कलर ओविडक्ट है, ये मिलकर के एक कॉमन ओविडक्ट का निर्माण करती है, जिसे वेजाइना कह देते हैं। यहाँ पर छठे खंड में स्पर्मेथिका पाया जाता है। ये वेजाइना जाकर के ये जो आपको ब्रूड जेनाइटल पाउच नजर आ रहा है, ठीक है, इसे हम जेनाइटल पाउच कहते हैं, इसमें जाकर के खुल जाती है। इसी प्रकार ये स्पर्मेथिका भी इसी में जाकर के खुल जाती है। इस जेनेटियल पाउच का जो ऊपर वाला भाग है इसे हम जेनेटियल चेम्बर कह देते हैं, और नीचे वाला जो भाग है ये वेस्टिबुल कहलाता है। ठीक है, ऊपर वाले भाग में सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें कोलेट्रल ग्लैंड्स कह देते हैं, जो कि ये पेड़ की शाखाओं की जैसे आप देख रहे हैं। फिर नीचे 2 इस प्रकार से एक उभार रूपी संरचनाएं नजर आ रही होंगी आपको, इनको कहते हैं हम गोनोपोफाइसिस। ठीक है, जो वेस्टिबल में जाकर के खुलती है। तो ये होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें थोड़ा सा और दे रखा है, उसकी हम बात करें। देखिए शुक्राणुओं का स्थानांतरण है स्पर्मेटोफोर्स के माध्यम से होता है। शुक्राणुओं का स्थानांतरण स्पर्मेटोफोर्स के माध्यम से होता है। इनके निषेचित अंडे वो ऊथिका में बंद रहते हैं। ऊथिका याद रख लेना, ये निषेचित अंडे कहाँ बंद रहते हैं, ऊथिका में। ऊथिका गहरे लाल से काले भूरे रंग के हो सकते हैं, गहरे लाल से काले भूरे रंग की कैप्सूल हो सकते हैं ये, जो 8 मिलीमीटर लंबे होते हैं। मादाएं 9 से 10 ऊथिका, कितनी संख्या याद रख लेना, मादाओं में 9 से 10 ऊथिका है, उनका निर्माण होता है। और प्रत्येक ऊथिका में 14 से 16 अंडे होते हैं। प्रत्येक ऊथिका में 14 से 16 अंडे होते हैं। इनको मल्टीप्लाई करके आप पता कर सकते हैं कितने अंडे पाए जाते हैं इसमें।
पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का विकास है वो पेरामेटाबोलस प्रकार का होता है, पेरामेटाबोलस प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें निम्फल चरण, निम्फ पाया जाता है। लार्वा जो होता है ना वो निम्फ लार्वा होता है, इसमें निम्फल चरण के माध्यम से इनका विकास होता है, इसे पेरामेटाबोलस कह देते हैं। निम्फ वयस्कों की तरह ही दिखते हैं, निम्फ वयस्कों के समान ही दिखते हैं। वयस्क रूप तक पहुंचने के लिए ये 13 बार निर्मोचन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 13 बार निर्मोचन की क्रिया होती है इनमें। वयस्क तक पहुंचने के लिए निम्फ को 13 बार निर्मोचन करना पड़ता है। एक तो अगला चरण जो शुरुआत वाला, और एक जो अंतिम चरण होता है निम्फ का पहला और अंतिम चरण है। इनमें पंख पैड पाए जाते हैं, फिर नहीं होते हैं, पंख पैड पाए जाते हैं, ठीक है। और जो पंख होते हैं ये केवल वयस्क तिलचट्टों में ही देखने को मिलते हैं। दोबारा से ये स्लाइड है वो इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। स्पर्मेटोफोर्स होते हैं, उनके माध्यम से क्या होता है, शुक्राणुओं का स्थानांतरण होता है। निषेचित अंडे जो होते हैं वो ऊथिका में रखे जाते हैं। ऊथिका ये गहरे लाल या काले रंग की कैप्सूल हो सकती हैं, 8 मीटर में लंबे होते हैं। मादाएं है 9 से 10 ऊथिका का निर्माण करती है, और प्रत्येक ऊथिका में मतलब एक में 14 से 16 अंडे हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करके पता सकते हैं कितने अंडे होते हैं। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जो है इनका विकास पोरोमेटाबोलस प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें निम्फल चरण पाया जाता है, स्टेज होती है। निम्फ वयस्कों के समान ही दिखते हैं, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, निम्फ है वयस्क में बदलने के लिए 13 बार निर्मोचन करता है, और इनका जो पहला चरण और जो अंतिम चरण होता है निम्फ का, उसमें पंख पैड पाए जाते हैं। पंख नहीं होते हैं, पंख पैड होते हैं, लेकिन पंख का निर्माण वयस्क तिलचट्ट में, केवल वयस्क तिलचट्ट में ही पंख देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, तिलचट्टा वो हमारा कंप्लीट हो गया है। शायद कल वाले लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट तिलचट्टे से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर के आने वाला हूं। आज के लिए इतना ही। ये क्लास अगर अच्छी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। समय इसलिए मैंने ज्यादा लिया इस क्लास में, इसका कारण सीधा ही है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।